हम लोग बेटा पावर जनरेशन के विषय में पढ़ रहे हैं। तो जैसा हम लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ पावर का जनरेशन मुख्य रूप से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग जल वैद्युत संयंत्र का भी उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग पन बिजली शक्ति संयंत्र कहते हैं, या इंग्लिश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। तो उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग परमाणु वैद्युत शक्ति संयंत्र का भी प्रयोग करते हैं। तो व्यापक रूप से व्यावसायिक रूप से ज़्यादातर इन्हीं 3 विधियों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद छोटे स्तर पर, घरेलू स्तर पर हम लोग जो है जनरेटर सेट का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग डीजल इंजन लगाते हैं और उसके बाद छोटा जनरेटर लगाते हैं। उससे हम लोग अपने विद्यालय में, घर में, हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में इस टाइप से उनका हम लोग सदुपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों का अभी सोलर एनर्जी वाला अभी डेवलप चल रहा है, अभी उतना विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब हम लोग भी जो है सोलर पैनल वगैरह लगाना शुरू कर दिए हैं। तो वो आप लोग पढ़े हैं कि उसमें वो सिलिकॉन के जो है फोटोवोल्टाइक सेल जो लगते हैं, तो वो काम करते हैं। फिर उनसे हम लोग जो है वो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। लेकिन अभी उतना उसका विकास नहीं हुआ कि हम लोग जो है उससे हैवी पावर प्लांट या हैवी जो है इंडस्ट्री में सदुपयोग कर सकें। अभी हम लोग उसका जो है केवल लाइट, फैन और बेटा गीजर वगैरह, पानी गर्म वगैरह करने के लिए ऐसे तैसे जगहों पर कर रहे हैं। उसके बाद विंड वाला भी प्लांट है हम लोगों का। आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहाँ पंखे चलते हैं, तो हवा का जिधर झोंका आएगा, जिधर से डायरेक्शन रहेगा, उस डायरेक्शन में वो अपने आप जो है अपने को सेट कर लेते हैं। और फिर जब हवा का थपेड़ा पड़ता है तो उनकी ब्लेडें पंखे की नाचने लगती हैं। तो जब धुर्रा उनका नाचने लगता है तो जैसे आप लोग रोटरी मोशन कराते हैं ना, सिलाई मशीन में रोटरी मोशन कराते हैं, तो देखिए उसकी सुई ऊपर नीचे चलने लगती है। क्रैंक से अगर बेटा पिस्टन को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि हमारा जो है सुई ऊपर नीचे चलने लगे। जस्ट लाइक वैसे डीजल इंजन में जहाँ पर आप लोग हैंडल लगाकर इंजन को स्टार्ट करते हैं, तो उसका भी संबंध जो है अंदर क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन से होता है। क्रैंक शाफ्ट ऐसे यू आकार का होता है, उसमें आपका पिस्टन जुड़ा रहता है, आप लोगों को बताया। तो उसको जब हम लोग हैंडल लगाते हैं तो क्या होता है कि जब वो यू आकार वाला ऐसे घूम कर नीचे आएगा तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, और जब यहीं घूम कर ये ऐसे ऊपर की ओर आएगा तो पिस्टन हमारा ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग रोटरी मोशन को बेटा रैखिक गति में, ऊपर नीचे वाली गति में बदल लेते हैं। सेम यही सिद्धांत आपके सिलाई मशीन में भी है कि हम लोग रोटरी मोशन हाथ से चलाते हैं सिलाई मशीन को, तो देखिए उसकी सुई ऊपर नीचे, यानी रोटरी मोशन को हम लोग जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन, पश्चाग्र गति, जो आगे और पीछे या ऊपर और नीचे या दाएं बाएं ऐसे बेटा चलती रहे, तो उसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जस्ट लाइक ऐसे रेलवे में भी आप देखते होंगे, एक पहिया पर जो है एक इतना बड़ा क्रैंक टाइप का लगा के और वो लगा देते हैं, पिस्टन जैसे ही उसमें से ऐसे ऐसे चलता है तो वो पहिए को ऐसे ऐसे घुमाता है। इंजन के पास देखे होंगे, तो वही सिस्टम है। तो इस तरह से ये व्यवस्था हम लोग जो है उन पंपों में देते हैं। जैसे ये पंप लगा दिए, तो ये आपका मान लीजिए कि पंप है, इसमें तमाम ब्लेडें लगी हुई हैं, इधर भी ब्लेड लग गई, इधर भी ब्लेड लग गई, इधर भी ब्लेड लग गई, इधर भी ब्लेड लग गई। अब जब हवा का झोंका लगेगा तो इसके धुर्रे से हम लोग क्या करते हैं, यू आकार का ऐसे जो है जोड़ देंगे। बोलिए भाई ना, ये यू आकार का ऐसे यहाँ जोड़ देंगे, तो जब ये नाचेगा तो हवा का झोंका लगेगा तो ये नाचने लगेगा।
तो ये भी हमारा पोर्शन जो है, ये धुर्रा जब नाचेगा, रोटरी मोशन करेगा, तो ये जो है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नाचेगा, तो ये चीज़ हमारी ऊपर उठेगी नीचे आएगी, ऊपर उठेगी नीचे आएगी। अब इसी का संबंध हम लोग जो है अगर अपने हैंडपम्प से कर दें, तो हैंडपम्प के ये जो है ना, देखिए ना, अब वाल्व को क्या है, ये ऊपर नीचे करना शुरू कर देगा, और यहाँ से ज़मीन से पानी, यही बात हम लोग हैंडल चला के ऐसे ऐसे करते हैं, गति देते हैं, राड ऊपर नीचे चलती है तो ज़मीन से पानी आता है। तो इस तरह से बेटा अब ज़मीन का पानी, बोरिंग का पानी आने लगेगा और यहाँ से जो है गिरने लगेगा पानी, और फिर हम लोग नाली बना देते हैं, सिंचाई का काम होने लगेगा। तो आप लोग देखे होंगे कि इस टाइप का विंड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, विंड पावर प्लांट। तो ये अभी ये भी उतना सक्सेस नहीं है, बस ये पहाड़ी क्षेत्रों में है, और ये छोटे मोटे कार्यों का मतलब हम लोग उपयोग करते हैं। या इससे वैद्युत ऊर्जा का डायरेक्ट जनन भी कर सकते हैं, छोटा जनरेटर लगा दीजिए, आपको वैद्युत देगा। और ऐसे हम लोग हैंडपम्प में लगा देते हैं, तो लगातार ये सर चलता रहता है, ये फटाफट जैसे लगता है कि कोई हैंडपम्प बहुत तेज़ी से चला रहा है, तो पानी लगातार इससे निकलता रहता है, और वो जो है हैंडपम्प से, और सिंचाई अपना होती रहती है, खेत में लगा दी, अपना जा रहा है धीरे धीरे। इस टाइप का है। और ऐसे ही जो है फिर हम लोगों का है ज्वार भाटा वाला। तो जब समुद्र में ज्वार आता है तो हम लोग देखते हैं कि पानी जो है, हाँ, कई सौ मीटर जो है ऐसे जो है ऊपर उठ जाता है। तो जब ऊपर उठता है, वहाँ से जब पानी नीचे आता है, तो वो जो है किनारों की ओर बहुत दूर तक फैलता है। तो पानी जब जाएगा हरार हरार करते हुए, तो आपको जो बहुत तेज़ ध्वनि सुनाई देगी दूर से ही, इतना तेज जाता है। और फिर जब वहाँ से लौटेगा तो अपने साथ सबको बटोरे हुए चला आएगा, जितना रास्ते में कूड़ा कचरा रहेगा सबको समेट लाएगा। तो इस तरह से पानी की गतिज ऊर्जा अगर वहाँ जा रही है, और वहाँ पर हम लोग बेटा उसे स्टोर करें, उस गतिज ऊर्जा का, पानी के गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके, और फिर वहाँ पर भी हम लोग जो है वैद्युत ऊर्जा का जनन करते हैं, तो उसे हम लोग जो है, हाँ, ज्वारीय ऊर्जा या ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तो हैं, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर जो है वो हम लोग बेसिकली इस समय जो है 3 पावर प्लांटों का प्रयोग करते हैं। एक आपने लिखा कि थर्मल पावर प्लांट का, दूसर का हाइड्रो पावर प्लांट का, और तीसर का एटॉमिक पावर प्लांट का। ये व्यावसायिक उत्पादन। व्यवसाय का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि जिससे वैद्युत ऊर्जा को खरीदा और बेचा जाए या व्यवसाय किया जाए, वो प्लांट हमारे बेसिकली 3, ठीक है। तो वैद्युत शक्ति का जनन, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो ये बेसिकली हमारे कितने हैं? 3। ये कौन कौन है? ये व्यावसायिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर तीन पावर प्लांट हैं। पहला आप जल वाला ही ले लें, हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सेकेंड है थर्मल पावर प्लांट। थर्म माने ऊष्मा होता है, तो इसे कहेंगे ताप वैद्युत शक्ति संयंत्र।
या थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, या इसे कहेंगे ताप वैद्युत शक्ति संयंत्र। प्लांट को क्या कहेंगे? संयंत्र, ऐसे भी कह सकते हैं। इसे कहेंगे जल विद्युत। क्या कहेंगे? हाँ, जल विद्युत शक्ति संयंत्र। या पन बिजली भी कहते हैं। क्या कहेंगे? हाँ, और तीसरा हो गया बेटा, हैं? हाँ, न्यूक्लियर है एटॉमिक। क्या कहेंगे? एटॉमिक पावर प्लांट। तो हम लोग आज जो है देख रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्या देख रहे हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी 3 प्रकार से वर्गीकृत किए गए। बेसिकली बेटा 3 प्रकार से ये हाइड्रो पावर प्लांट जो ये वाला हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, ये 3 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। कौन कौन? 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला, हाँ, वाटर हेड के अनुसार, वाटर हेड या शीर्ष के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वाटर हेड। सेकेंड, लोड के अनुसार। लोड अथवा भार कहेंगे। तो लोड के अनुसार, लोड जो हम लोग देंगे वो किलोवाट में देंगे। लोड हमारा किस में होता है? वाट या किलोवाट में, लोड के अनुसार। और तीसरा का, हाँ, जल की उपलब्ध मात्रा के आधार, जल की उपलब्ध मात्रा के आधार। तो बेसिकली ये दोनों हैं। वाटर हेड के अनुसार, यहीं आप देख लें बेटा, वाटर हेड के अनुसार 3 प्रकार के हैं। वाटर हेड के अनुसार आप लिखेंगे बेटा, तो कहेंगे वाटर हेड के अनुसार। इसमें अगर लिखें तो वाटर हेड के अनुसार हाइड्रो पावर प्लांट 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, चल नहीं रही है। फर्स्ट है लो हेड प्लांट। लो हेड प्लांट, जिसे कहेंगे निम्न शीर्ष प्लांट। निम्न शीर्ष प्लांट बेटा या संयंत्र। निम्न शीर्ष संयंत्र। इसमें वाटर की ऊंचाई या जल की ऊंचाई, हाँ, जल की ऊंचाई जल की ऊंचाई 45 मीटर से कम होती है।
45 मीटर से कम होती है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग जो है कौन सी टरबाइन प्रयोग करेंगे? हाँ, इसमें बेटा कप्लान जल टरबाइन, कप्लान जल टरबाइन प्राथमिक चालक के रूप में उपयोग करेंगे बेटा, प्राथमिक चालक के रूप में उपयोग करेंगे। ये पूछेगा तो ये सब ध्यान दें। जरा से इसको रेडी करिए। दूसरा सेकंड हम लोग लेते हैं अगला, अगला इसका है बेटा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड यहीं ले लीजिए, मीडियम वाटर हेड प्लांट, मीडियम या बेटा कहेंगे हिंदी में मध्यम, क्या कहेंगे? मध्यम शीर्ष संयंत्र, मध्यम शीर्ष संयंत्र। मध्यम शीर्ष संयंत्र में जल की जो हाइट होगी या जल की जो ऊंचाई होगी, हाँ 45 से 300 मीटर, 45 मीटर से 300 मीटर तक। और इसमें कौन सी टरबाइन प्रयोग करेंगे? फ्रांसिस, हाँ बेटा, फ्रांसिस जल टरबाइन। और बेटा हम लोग पेल्टन व्हील का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर बाय द वे फ्रांसिस नहीं दिया है तो हम लोग जो है पेल्टन व्हील का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 300 मीटर के ही ऊपर जो है हमारा हाई हेड शुरू हो जाता है। तो 300 मीटर तक इसमें रेंज दिया है। तो अगर फ्रांसिस नहीं दिया है और आपका विकल्प में यदि मैच कर रहा है बेटा पेल्टन व्हील या पेल्टन टरबाइन, तो आप उसी को टिक करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इस तरह से मीडियम वाटर हेड की जो ऊंचाई है ये भी पूछता है, तो 45 से 300 मीटर तक हम लोग रखते हैं। और इसमें अधिकांशतः फ्रांसिस जल टरबाइन का प्रयोग करेंगे। ये वाली जो कप्लान है बेटा, ये जो है आवेगी है। ये कप्लान किस टाइप की टरबाइन है? आवेगी है या इम्पल्स वाली है? कौन सी है? ये कप्लान वाली जो है वो आवेगी है। ये आवेगी टरबाइन है या इसी को कहेंगे इम्पल्स, इम्पल्स टरबाइन है। आवेगी टरबाइन है अथवा इम्पल्स टरबाइन है। और ये सब जो है रिएक्शन में आएंगी अमूमन, प्रतिक्रिया में। तो जल टरबाइन अगर ये मैच कर रहा है बेटा तो सबसे बढ़िया, नहीं मैच कर रहा है तो फिर हम लोग पेल्टन व्हील में भी चलेंगे। और तीसरा आपका है हाई हेड, उच्च शीर्ष, उच्च शीर्ष जल संयंत्र, हाई हेड पावर प्लांट। लिख लेंगे हाई हेड, हाँ पावर प्लांट। इसमें जल शीर्ष, हाँ जल शीर्ष 300 मीटर से अधिक होता है, 300 मीटर से अधिक।
और इसमें अधिकांशतः कौन सी टरबाइन प्रयोग करेंगे? पेल्टन व्हील बेटा, पेल्टन कहीं कहीं बेटा खाली पेल्टन दिया रहेगा, पेल्टन व्हील जल टरबाइन। का प्रयोग करें। प्रयोग के आधार पर भी टरबाइन कई प्रकार की, जैसे इसमें जल का प्रयोग कर रहे हैं तो जल टरबाइन इसे बोलेंगे। थर्मल पावर प्लांटों में हम लोग स्टीम का प्रयोग करते हैं, वहाँ स्टीम के प्रेशर से टरबाइन को चलाएंगे तो उसे स्टीम टरबाइन कहेंगे। और फिर जो है गैस के भी प्रेशर से हम लोग चलाते हैं, उसे जो है गैस टरबाइन कहेंगे। तो इस तरह से टरबाइन जो है बेटा किसकी गतिज ऊर्जा से चल रही है उसके आधार पर भी टरबाइन का हम लोग जो है वर्गीकरण करते हैं। फिर स्पीड के आधार पर करते हैं, फिर उनके जो है कार्य करने के सिद्धांत पर कि ये इम्पल्स है, ये वाली जो है रिएक्शन टरबाइन है, इस टाइप से, और ये जो है सीधा जल प्रवाह वाली टरबाइन है। तो इस टाइप से हम लोग भी उसका करते हैं। फिर उसमें कौन सी रेडियल है, कौन सी क्या है, इस टाइप के बहुत सारे जो है टरबाइनों का वर्गीकरण है। यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा नहीं जाना है, बस इतने से ही हम लोगों का काम चलेगा। तो वैसे आप लोगों को पढ़ाया भी गया कि टरबाइन जो है मुख्य रूप से बेटा हम लोग बांटते हैं, जो वो एक है इम्पल्स टरबाइन, दूसर का आपने कहा हाँ कि प्रतिक्रिया टरबाइन या रिएक्शन जल टरबाइन या वाटर टरबाइन है, और एक जल प्रवाह, अक्षीय जल प्रवाह टरबाइन। तो इस तरह से हम लोग जो है टरबाइन का भी वर्गीकरण करेंगे। और फिर टरबाइन भी जो है हम लोग कहते हैं कि टरबाइन क्या है, तो टरबाइन जो है एक प्राथमिक चालक है जो जल की गतिज ऊर्जा को अथवा दाब ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। टरबाइन क्या है? एक प्राथमिक चालक है। जो काम बेटा हमारा डीजल इंजन कर रहा है, डीजल तेल जलाने के बाद जो है वो हमें जो है रोटरी मोशन देता है, तब हम लोग उस पर पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेते हैं। जो रोटरी मोशन देता है वही हमारी यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी। और वो मैकेनिकल एनर्जी जब जनरेटर में वो इनपुट करता है, यानी जनरेटर के धुर्रे को जब वो नचाने लगता है, तब हमें जनरेटर उसकी यांत्रिक ऊर्जा लेकर हमें वैद्युत ऊर्जा देता है। तो इस तरह से टरबाइन के जगह पर अब हम लोग जो है ये डीजल इंजन के जगह पर अब हम लोग टरबाइन का प्रयोग करें तो हमारी वैद्युत ऊर्जा और सस्ती हो जाएगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि डीजल बहुत महंगा है, डीजल से जनरेटर को घुमा रहे हैं। डीजल हमारा प्राथमिक चालक है, तो मालूम हुआ कि 1 घंटे में ही अगर वो 5 लीटर खा गया तो 500 का खर्चा आ गया। तो इस तरह से अगर वही काम हम लोग अब डीजल के जगह पर सीधे जो है जल से नचाना शुरू करें तो हमारा जो है ये टरबाइन जो है ये काम करेगी डीजल इंजन वाला, प्राथमिक चालक वाला। तो ये जल के दाब से जल की गतिज ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे आपका पंखा जो है आपने देखा कि विंड के प्रेशर से नाचने लगा, वैसे ये जल के प्रेशर से जो है इसका जो है रनर नाचने लगेगा। इसके बकेट ठीक है ना पर प्रेशर पड़ेगा और रनर नाचने लगेगा। रनर जब नाचेगा तो रनर का जुड़ाव धुर्रे से धुर्रा नाचने लगता है। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि टरबाइन वह युक्ति है जो जल की दाब ऊर्जा अथवा गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और फिर बेटा इसी यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर लेकर हमें वैद्युत ऊर्जा देता है। तो जनरेटर की परिभाषा हम लोग करते हैं कि जनरेटर वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता। तो इस तरह से सभी संयंत्रों में सबसे चीप इसी की जल संयंत्र की वैद्युत ऊर्जा पड़ती है। इसकी दक्षता भी बहुत अधिक है, 80 से 90% है, और इसकी लाइफ भी करीब सैकड़ों साल है। और जितने भी आपके प्लांट हैं जैसे एनटीपीसी है,
तो उसमें उसकी दक्षता मात्र जो है 35%। हाँ 35% है। और जैसे अब आप लोगों को बताते हैं कि हमारा जो इंजन है, चाहे वो डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, उसकी दक्षता मैक्सिमम 40%, 60% ऊष्मा वातावरण में, वायुमंडल में साइलेंसर के माध्यम से वेस्ट होती रहती है। वैसे वहाँ पर भी पूरी ऊष्मा का उपयोग नहीं हो पाता है। हम लोग जो है केवल 35-36% ही उसका उपयोग हो पाता है, इसलिए दक्षता उस प्लांट की उतना है, और बकिया सब वेस्ट चला जाता है, चिमनी से बाहर चला जाता है। और लाइफ भी कम है, लाइफ भी जो है उनकी कम है। और एटॉमिक वाले की जो दक्षता है वो नियर अबाउट 50-55% है, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन ये है कि आपका जो बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये इसका उत्पादन तो बहुत चीप पड़ता है, इसकी जो बिजली की यूनिट जो तैयार होगी वो बहुत सस्ती होगी, लेकिन इसकी प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है, इनिशियल कास्ट। तो इस प्लांट को बनाने के लिए बहुत सारी जो है ज़मीन चाहिए, बहुत सारा जो है वहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको रहने के लिए आवास चाहिए, सबके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल विद्यालय चाहिए, वो शहर से दूर दराज एरिया में जहाँ पर पथरीली ज़मीन हो और पानी का साधन उपलब्ध हो, जहाँ पर ज़्यादा आबादी खेती बाड़ी न करती हो, वहाँ आवासीय मकान न हो, ऐसे जो है एकदम जंगल ऊसर बांगर जैसे एरिया में हम लोग जो है ऐसे प्लांटों को जल, क्योंकि अभी आप जल को रोकेंगे, यहाँ बांध बनाएंगे और किसी नदी के पानी के प्रवाह को यहीं बांध बनाकर रोक देंगे, तो ये पानी जो है आपका छैलना फैलना शुरू कर देगा और मालूम हुआ सुहावल तक की एरिया जो है एकदम जलमग्न हो गई। अब इतने दूर में न खेती बाड़ी होगी और न किसी का कोई व्यवसाय रहेगा, न कोई आवासीय मकान रहेगा, सबको खाली कराना पड़ेगा, सबको मुआवजा देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सुनसान एरिया का चयन करते हैं, ऐसी जगहों का जो कि उपजाऊ भूमि न हो, खेती बाड़ी न होती हो, तो वहाँ पर हम लोगों को प्रॉपर लैंड मिल जाती है। और ऐसी जगह होना चाहिए कि हमें पानी बारहों महीना मिले, पानी का प्रवाह न ऐसा ना हो कि गर्मी में नदी सूख जाए और पानी न मिले। इन सब बातों का विशेष करके इस जल वैद्युत संयंत्र के लिए हम लोग चयन जब स्थल का करते हैं तो ऐसे जगहों पर करेंगे। और प्रॉपर जब लैंड मिलेगी तो आपको हर जगह से सड़क मार्ग और ये सब जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए कॉलोनियाँ हैं, हॉस्पिटल है, फिर जो है बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल है, मार्केट है, सारी चीज़ें आपको डेवलप करना पड़ेगा ताकि वहाँ के लोग वहीं पर अपना इलाज कर लें, उनके बच्चे भी वहीं पढ़ें, उनको वहीं पर सारे सामान मिल जाएं। इस टाइप की सारी व्यवस्थाएं जो है उपलब्ध कराई जाती है। तो आप समझ लीजिए कितना खर्चा आता होगा, प्लस प्लांट का जो खर्चा है, प्लांट का जो क्षेत्रफल है वो तो ऑलरेडी बड़ा है ही है, इसके अलावा ये सब जो है आपको करना होगा। तो इस तरह से इनकी इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, लेकिन वैद्युत का रनिंग कास्ट उत्पादन वाला खर्चा सबसे कम है। तो ये भी बहुत पूछता है। तो अब इसके बाद जो है बेटा अकॉर्डिंग टू लोड, हम लोग अकॉर्डिंग टू वाटर हेड जो है ये 3 प्रकार के हो गए, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड, ये भी पूछता है। अब अकॉर्डिंग टू लोड, अकॉर्डिंग टू लोड हम लोग लेते हैं अकॉर्डिंग टू लोड यानी भार के अनुसार। तो भार के अनुसार जो है ये लिखा हुआ लोड के अनुसार या भार के अनुसार, तो ये भी 3 प्रकार के हैं। पहला है बेस लोड प्लांट, बेस लोड प्लांट, और सेकंड है पीक लोड प्लांट, और थर्ड है बेटा आपका पम्प्ड लोड प्लांट। हालांकि आजकल जो है विदेशों में ये ज़्यादा पंप लोड प्लांट फेमस है,
हम लोगों के यहाँ इस टाइप का नहीं है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ नदियाँ जो है बहुत ज़्यादा बहती हैं। हम लोगों के भूभाग में, भारतीय क्षेत्रों में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं और पानी पर्याप्त मिलता है। ये वाले प्लांट जो है, पम्प्ड लोड प्लांट जो है, ज़्यादातर उन देशों में है जहाँ पर कि पानी की कमी है, तो हम लोग उसी पानी को जो है बार बार रीयूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमको जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेस लोड प्लांट बेटा, जिसका भार फिक्स हो, जिसका लोड फिक्स हो, उसे हम लोग बेस लोड या आधार लोड क्या कहें, आधार भार संयंत्र। बेस लोड को क्या कहेंगे, आधार भार संयंत्र। चलिए लिख लीजिएगा, आधार भार संयंत्र। तो ये बेस लोड प्लांट बेटा, जिसका भार जो है, जिस प्लांट का, जिस संयंत्र का लोड बेटा स्थिर रहे, स्थिर रहे, नियत रहे, उसे हम लोग बेस लोड प्लांट कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, बेस लोड प्लांट कहते हैं। पीक या शिखर लोड प्लांट, पीक को हिंदी में क्या कहते हैं, शिखर भार संयंत्र। तो ये जो है मैक्सिमम जो लोड चाहिए उस पर कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। मैक्सिमम लोड जो है हमेशा नहीं रहता, दिन में, रात में, 24 घंटे में भी हमेशा बदलता रहता है। लेकिन ये ऐसे निर्मित किए जाएंगे कि ये पीक लोड पर काम कर सके, शीर्ष लोड पर। तो ये शीर्ष लोड या पीक लोड कार्य करने हेतु बनाए जाते हैं। और शीर्ष लोड क्या होता है, शीर्ष लोड बेटा कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। शीर्ष लोड कुछ समय के लिए होता है। उसके बाद पम्प्ड लोड प्लांट। पम्प्ड लोड प्लांट में क्या है कि टेल रेस में जो पानी आता है उसे पुनः पंप द्वारा जो है हम लोग तालाब में या रिजर्वायर में या जलाशय में पहुंचा देते हैं। तो पंप लोड प्लांट में जो है बेटा टेल रेस का जल क्या है, जो टरबाइन से निकला हुआ जल है, वो जाएगा टेल रेस में। तो लिख लें, टरबाइन से निकला जल टेल रेस में जाता है और टेल रेस का जल पंप द्वारा बेटा, पंप द्वारा रिजर्वायर या जलाशय में, किसमें, जलाशय कोष्ठ में, रिजर्वायर में पहुंचा दिया जाता है। और इस प्लांट का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कि पानी की उपलब्धता कम है। तो ये बार बार पानी जो है हमारा सर्कुलेट होता रहता है, इस तरह से ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी जो है पीक लोड टाइप का ही प्लांट है। पंप लोड प्लांट भी कैसा है, ये भी एक प्रकार का पीक लोड प्लांट ही है। बस ये है कि इंडिया में ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि अन्य विदेशों में अधिकांशतः इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना। तो अब जो है बेटा ये बेसिकली आपका हो गया। और बकिया जल की उपलब्ध मात्रा के आधार पर हम लोग करते हैं। तो इंडिया में जल की उपलब्धता खूब है ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बेटा अब इसको हम मिटा देते हैं।
अब थोड़ा सा जो है हाइड्रो पावर प्लांट का एक जो है ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए और एक जो है बेटा उसका आरेख भी बना लीजिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बहुत लोग कह रहे थे कि सर यहीं पढ़ा दीजिए यहीं पढ़ा दीजिए, हमने कहा भाई चलिए यहीं शुरू कर देते हैं। तो देखें बेटा, एक आपका जैसे जल आएगा तो जल को स्टोर करना, तो जल को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, जलाशय बनाएंगे। तो एक जलाशय हम लोग बना देते हैं। चलिए, ये आपका हो गया एक तरह से जलाशय। ये आपका जल हो गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जलाशय। जलाशय को अंग्रेजी में कहेंगे रिजर्वायर बेटा। ये रिजर्वायर जलाशय हो गया, इसमें जल हम लोग स्टोर करेंगे। जो भी नदी का बहाव का पानी आएगा उसे हमें बेटा एक स्थान पर स्टोर करना है, डैम के पास से स्टोर करना है। तो ये हो गया जलाशय, और इसे कहेंगे ऊपरी सतह को एक तरह से आप कह सकते हैं हेड रेस। इसे क्या कहेंगे, हेड रेस कहेंगे। ठीक, अब इसी के पास जो है आपका रहेगा डैम। क्या रहेगा, हाँ, इसी के पास आपका डैम भी रहेगा। चलिए ये डैम बना देते हैं बेटा, ऐसे रहेगा डैम। ऐसे चिनाई करके हम लोग बना देंगे, ठीक है ना। चलिए, ये चिनाई करके हम लोग ऐसे बना लेंगे। ये हो गया हम लोगों का डैम या बांध। पानी को रोक दिया इधर। इसमें बेटा हम लोग क्या डालेंगे, ट्रैक रेस। चलिए, ये हो गया अब हम लोगों का ट्रैक रेस। ट्रैक रेस लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, यहाँ से हम लोग जो है एक काट देते हैं बेटा सुरंग, टनल। टनल, अब पानी जो है आपका आगे आएगा और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, क्या लगा दें,
4 वे क्या लगा दें? FOREBAY 4 वे लगा दिया। 4 वे से अब हम लोगों का पेन स्टॉक चलेगा। 4 वे से क्या होगा? हाँ, पेन स्टॉक ऐसे नीचे की ओर आएगा, बहुत नीचे की ओर आएगा बेटा ऐसे। ये हो गया हम लोगों का पेन स्टॉक। यहाँ पर अंदर जो है नाजल लग जाएगा। और यहाँ से जल का प्रवाह होगा। ये पोर्शन आपका टरबाइन में चला गया। पेन स्टॉक का बेटा देखिए ना, डैम से काफ़ी नीचे रहेगा सिरा। यहाँ पर हम लोग टरबाइन लगा देते हैं। ये टरबाइन का धुर्रा हो गया, ये इसकी रेस हो गई, ये रनर हो गया बेटा। ये क्या हो गया? ये इसका रनर हो गया। और रनर पर ये आपकी बकेट लग गई। क्या लग गई? ये बकेट लग गई। इसे हम लोग क्या कहेंगे? बकेट। बकेट या इसे ब्लेड भी कहें। क्या कहेंगे? ब्लेड। इसे कहेंगे रनर बेटा। इसे क्या कहेंगे? रनर। और ये है आपका शाफ्ट। और पूरा मिला के हो गया टरबाइन। पूरा मिला के क्या हो गया? टरबाइन हो गया। अब नीचे जो है यहाँ पानी इकट्ठा होगा। यहाँ से जो पानी इकट्ठा होगा तो वो इधर से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये चला जाएगा, हाँ, टेल रेस। इधर क्या होगा आपका? टेल रेस हो जाएगा। ये हो गया आपका टेल रेस। ये टेल रेस में पानी गया। टरबाइन देखिए टेल रेस से थोड़ा ऊपर लगी है यहाँ पर। अब ये टरबाइन जो है किसको चलाएगी? आपके अल्टरनेटर को चलाएगी। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका अल्टरनेटर। ये किसको चलाएगी? हाँ, तो ये हो गया अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्तक। ये प्रत्यावर्तक को चलाएगी। इसका धुर्रा अल्टरनेटर के धुर्रे से जुड़ा रहेगा। फिर अल्टरनेटर से जो सप्लाई जाएगी वो चली जाएगी आपके कंट्रोल पैनल। कहाँ चली जाएगी? हाँ, ये कंट्रोल पैनल। यहाँ से सप्लाई चली गई आपकी कंट्रोल पैनल में। ये नचाएगा अल्टरनेटर को टरबाइन।
और अल्टरनेटर से ये चला गया आपका कहाँ, कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल से फिर बेटा आपकी सप्लाई आ जाएगी, ये किस में आ जाएगी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। किस में आ जाएगी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर या उत्क्रम ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को हाई कर दे। इंडिया में जो जनन होगा ये टरबाइन चलाएगी, ये अल्टरनेटर जो है ये जनन करेगा 11 kV पर। कितने पर, हाँ 11 kV पर जनन करेगा इंडिया में। अमेरिका वगैरह में 33 kV पर, 11 का 3 गुना। तो ये 11 kV पर ये अल्टरनेटर जो है हम लोगों का जनन करता है। तो जनरेटिंग वोल्टता 11 kV है। फिर कंट्रोल पैनल में गया, वहाँ से हम लोग स्टेप अप इसे करेंगे। अब उसे 33,000 66,220 kV में बदलेंगे। कितने में, कई स्टेप में बदलेंगे। पहले एक लगाया, फिर दूसरा लगाया, 11 को 33 में बदला, फिर 33 को 66 में बदला, फिर 66 को 120 में बदला, ऐसे बदलते रहेंगे। ठीक है ना। और फिर जहाँ जैसी सप्लाई भेजनी वैसी उसी ट्रांसफार्मर के माध्यम से भेज देंगे। फिर यहाँ से अब हम लोगों का जो है चला जाएगा टावर में। कहाँ चला जाएगा, हाँ ये टावर में चला जाएगा। टावर आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के खेतों में भी गड़ा होगा। तो ये टावर हो गया बेटा। ऐसे ये टावर पर यहाँ से सप्लाई आपकी जो है चली जाएगी कहाँ, ये सप्लाई आपकी चली गई ट्रांसफार्मर से सीधे टावर में। ये हो गया ट्रांसमिशन, यहाँ से ट्रांसमिशन करेंगे अथवा पारेषण करेंगे। क्या करेंगे, पारेषण अथवा ट्रांसमिशन कर रहे हैं। और फिर यहाँ से बेटा अब चले जाएगी शहरों को। क्या आपकी वैद्युत ऊर्जा जो है बेटा यहाँ से चली जाएगी टावर के माध्यम से होते हुए, जहाँ भेजना है वहाँ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये पावर सप्लाई बेटा टावर को जाएगी, अब यानी फिर हो जाएगा ट्रांसमिशन, विभिन्न नगरों को भेजी जाएगी। तो इसी को हम लोग जो है ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर जो है अगर हम ऐसे कर दें और ऐसे कर दें तो देखिए घर जैसा हो गया। क्या हो गया, घर जैसा हो गया। इसी को कहेंगे पावर हाउस। क्या कहेंगे, वैद्युत ग्रिड। तो ये पूरा जो यूनिट है ये है आपकी बेटा वैद्युत ग्रिड अथवा पावर, हाँ पावर हाउस। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बन गया पावर हाउस, अथवा कहेंगे वैद्युत ग्रिड। क्या कहेंगे, अब देखिए
यहाँ पर बेटा जो है टरबाइन के साथ गवर्नर लगा रहेगा। टरबाइन के साथ ही यहाँ पर क्या लगा रहेगा, इसके साथ टरबाइन के साथ आपका गवर्नर लगा रहेगा। गति नियंत्रक हम लोग क्या कहते हैं, गति नियंत्रक बेटा। तो इसी टरबाइन के साथ आपका गवर्नर लगा रहेगा, गवर्नर या गति नियंत्रक। और जो यहाँ पर लगा रहेगा ये है बेटा आपका नाजल। ये क्या है, नाजल। तो आप लोग जानते ही हैं कि यदि पानी जो है अगर पाइप से गिर रहा है बेटा तो यहीं गिर रहा है, देखिए ना, यहीं गिर रहा है। लेकिन अगर निकलने का मार्ग पतला कर दिया जाए, सकरा कर दिया जाए, जब हम लोग अंगूठे से पाइप का मुंह दबा देते हैं तो देखिए पानी बहुत तेज जाने लगता है। दीवार पर एकदम जो है, जैसे तरावट वगैरह आप लोग दीवार की करते हैं तो ऐसे ही करते होंगे। आगे का मुंह क्या करते हैं, पाइप का सकरा कर देते हैं, तो वहीं पानी का गतिज ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है और वो पानी दीवार पर टकराने लगेगा, बहुत तेज़ी से लगेगा कि कोई जो है माने लाठी मार रहा, इतना तेज जाएगा। हमारे आपके ऊपर भी पुलिस ऐसे ही भगाती है, जो कहती नहीं है कि जल की बौछार करा दिया। तो जल जिसके शरीर पर पड़ता है ना, तो लगता है कि कोई लाठी मारा, तो लोग भागना शुरू करते हैं। अब वैसे जल गिरे आराम से तो बैठ के नहाने लगेंगे, कहेंगे और डालो। तो इसलिए अगर निकलने का मार्ग बेटा उसी पानी का जो कि यहीं गिर रहा है, जिसकी की वेलोसिटी बहुत कम है, गतिज ऊर्जा बहुत कम है, यदि निकलने का मार्ग जो है सकरा कर दिया जाए, पतला कर दिया जाए, तो वहीं पानी जो है एकदम गोली की तरह से निकलेगा। वही काम यहाँ पर नाजल के द्वारा किया जा रहा है। नाजल में अब पानी जब निकलेगा तो ये जो है बेटा क्या करेगा कि ये जो है पतला उसका मुंह है, अब वहाँ से जो है पानी ब्लेडों पर ये या बकेट पर जब टकराएगा तो बहुत फोर्स से टकराएगा, गतिज ऊर्जा उसकी बहुत अधिक होगी, जिसके कारण से ये आपका टरबाइन का रनर जो है नाचने लगेगा। और नाचने लगेगा तो यही हमें जो है यांत्रिक ऊर्जा मिलने लगेगी। इस तरह से जल की गतिज ऊर्जा को टरबाइन ने बदल दिया रोटरी मोशन में। रोटरी मोशन क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा। अब जब ये यांत्रिक ऊर्जा देने लगी तो इसी यांत्रिक ऊर्जा से हमारा जनरेटर का धुर्रा नाचने लगेगा। और ये जो है जनरेटर फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ये अल्टरनेटर जो है बेटा वो किस सिद्धांत पर काम करेगा, फैराडे के फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम लोग कैपिटल ई कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कैपिटल ई बराबर N/d∅/dt वोल्ट बनाने लगेगा। और जब ये वोल्टेज बनने लगेगा तो वो वोल्टेज का मान है 11 kV, ठीक है ना। और फिर जो है जब वोल्टेज बनने लगेगा तो जो हम लोग अल्टरनेटर में वाइंडिंग लगाए हैं, तार लगाए हैं, उसी तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन इस विद्युत वाहक बल या इस विभवांतर के कारण वो सर्कुलेट होने लगेंगे और इलेक्ट्रॉनों या आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तब धारा बहने लगेगी और फिर हम लोग उसका उपयोग करेंगे। तो ये व्यावसायिक है बेटा, व्यवसाय करना है, इसलिए इसे हम लोग अन्य शहरों को भेजेंगे, यूनिट फिक्स करेंगे, पैसा लेंगे और फिर कर्मचारियों को उससे सैलरी बांटना, विकास का काम करना, सब अपना होता रहता है। तो अब उसके बाद देखिए तो ये गवर्नर जो है यहाँ पर लगा रहेगा, ये टरबाइन के साथ ही लगा रहेगा। गवर्नर कैसे काम करता है अगर ये देखना हो तो वो भी मैं बताऊं। जैसे आपका डीजल इंजन में भी गवर्नर काम करता है, हम लोग तेल की मात्रा जो है अपने हाथ से कम ज़्यादा नहीं करने जाते हैं। तो अगर वाट गवर्नर की हम बात करें तो एक स्लीव लेते हैं, ऐसे एक स्लीव लेते हैं और ये जो है यहाँ पर और यहाँ पर जो है ऐसे इनमें भुजाएं हम लोग जोड़ देते हैं ऐसे, और यहाँ पर वेट लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लगा देते हैं, वेट लगा देते हैं।
भार लगा देते हैं, ये वेट हो गया ऐसे। और ये वाला जो है फिक्स रहता है, ये वाला क्या रहेगा, हाँ ये वाला फिक्स रहता है और ये वाला जो है मूवेबल होता है। तो इसी से हम लोग जो है एक तार जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, हाँ ये तार जोड़ देंगे और ये तार जो है, जो आपका इंजन है, जैसे ये इंजन है, इंजन में क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, एक पिस्टन होता है। तो ये पिस्टन हो गया और यहाँ पर जो है तेल जो है यहाँ से आएगा, यहाँ भी नाजल लगा देंगे, यहाँ से तेल फुहारे के रूप में आता है और फिर जो है ये पाइप आपकी लग गई। इस पाइप में भैया ये पाइप लग गई बेटा। अब इस पाइप में हम लोग क्या करते हैं कि इसका कनेक्शन कर देंगे, इस पाइप में इसका क्या करेंगे, हाँ इसका कनेक्शन कर देंगे। अब जो है इसमें जो तेल हमारा जा रहा है उसके रास्ते में यहाँ पर जो है वाल्व लगा देंगे, क्या करेंगे, वाल्व लगा देंगे। तो अब क्या करेगा, ये ढीला करेगा और खींचेगा, टाइट करेगा। तो जब इंजन की स्पीड बेटा बहुत बढ़ेगी, इंजन की स्पीड क्या होगी, जब बढ़ेगी बेटा, लोड कम हो जाएगा तो इंजन देखते होंगे भागने लगता है। जैसे ही चक्की वगैरह चलाते हैं, अगर गेहूं कम हो गया या नहीं है, या फिर गन्ना पेर रहे हैं बेटा वो, या चारा काट रहे हैं, चारा ख़त्म हो गया, तो लगता है कि बहुत स्पीड बढ़ गई और आपकी मशीन वगैरह को जो चारा काटने वाली है उसे भी उखाड़ फेंकेगा, है ना। तो लोड घटने पर इंजन की स्पीड भागती है और लोड बढ़ने पर इंजन की स्पीड घटती है। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, जैसे ही अल्टरनेटर पर लोड बढ़ेगा, किलोवाट बढ़ेगा, तैसे ही टरबाइन की स्पीड डाउन होने लगेगी और जैसे ही बेटा लोड कम होगा तो टरबाइन की स्पीड बढ़ने लगेगी। तो उसी को नियंत्रित करने का काम गवर्नर करता है। तो ये गवर्नर भी क्या करेगा, जब इसकी स्पीड भागेगी तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम कर रहा है। ये रोटरी मोशन बेटा, ये रोटरी मोशन कर रहा है, ये नाच रहा है सरसर सरसर। तो क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल जब स्पीड बढ़ेगी तो ये भागेगा, तो ये भागेगा तो और ऊपर उठेगा। ये यहाँ से उठकर जो है कहाँ चला जाएगा, मान लीजिए यहाँ चला गया, तब ऐसे बन जाएगा, बोलिए ना, ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा। तो ये तार क्या है, इतना खींच गया। तो तार जैसे ही खींच जाएगा तैसे ये जो है इसको खींच कर बेटा, इसको खींच कर क्या करेगा, इसको बंद कर देगा। खींच कर क्या करेगा, यही काम आप लोग एक्सीलेटर में भी करते हैं। एक्सीलेटर जब ऐसे तार खींचते हैं तो थ्रोट का वाल्व खुल जाता है और पेट्रोल ज़्यादा जाने लगता है, पेट्रोल व हवा का मिक्सचर ज़्यादा जाने लगता है बेटा। और जब आपको जो है पावर कम चाहिए या स्पीड कम करना होता है तो हम लोग एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं, तो वो अपने पोजीशन पर आ जाता है। तब केवल हल्का सा वाल्व खुला रहता है, जैसे हम लोग कोई सिग्नल हो गया या किसी से खड़े हुए बात कर रहे हैं तो हमारी गाड़ी स्टार्ट रहती है, हल्का फुल्का तेल जाता रहता है और वो जो है एक्सीलेटर को हम लोग 0 पर कर देते हैं। तो हल्का फुल्का ये वाल्व खुला रहेगा और लेकिन ये जो है खींच कर इसे बंद कर देगा। तो अब इसमें जाने वाले तेल की मात्रा कम हो जाएगी और ये इंजन जो है कम शक्ति उत्पन्न करेगा, तो हमारे इंजन की गति धीमी पड़ जाएगी। और जब इसकी गति धीमी होगी बेटा, तो जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है इसकी जहाँ स्पीड कम हुई तहाँ ये सरक कर फिर जो है अपने पूर्व स्थान पर जहाँ पहले था अब यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा तो ये तार इतना नीचे, अब यहाँ से सरक कर इतना नीचे हो जाएगा, तो ये तार अंदर ढीला कर देगा। ढीला कर देगा तो ये वाल्व जो है खुल जाएगा और जो है अब पहले की अपेक्षा तेल ज़्यादा जाने लगेगा और इंजन की स्पीड फिर बढ़ जाएगी, पूर्ववत हो जाएगी। इस तरह से यह स्वतः जो है जब इंजन पर लोड बढ़ेगा और इसकी गति धीमी होगी तब ये जो है यहाँ से वाल्व खोलेगा, तेल की मात्रा बढ़ा देगा। और जब इंजन की स्पीड अचानक बढ़ गई तो ये वाल्व को बंद करके और जो है तार को खींच देगा, वाल्व बंद हो जाएगा, तेल का मात्रा इसमें जाना कम हो जाएगा और हमारे इंजन की स्पीड डाउन हो जाएगी। ठीक वैसे यहाँ पर गवर्नर भी काम करेगा, इसमें जाने वाले पानी की मात्रा को
नियंत्रित करेगा। यहाँ पर ये तेल की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है ये वाला गवर्नर, और इसके साथ टरबाइन के साथ जो गवर्नर लगाएंगे वो किसकी मात्रा को नियंत्रित करेगा? जल की मात्रा को नियंत्रित करेगा। वो जो है जल का जाने वाला जो गेट है बेटा, वो गेट को बंद करेगा या कम खोलेगा। ठीक, अब आगे देखिए, तो कुछ बातें बेटा गवर्नर की आपको समझ में आई होंगी। अब जो है यहीं पर कहीं पर हम लोग जो है ये 4 वे लगा दिए। अब हम लोग जो है यहीं पर नज़दीक, आपने कहा कि 4 वे अथवा जो है डैम और जो है वैद्युत गृह के बीच में ही कहीं हम लोग सर्ज टैंक लगाते हैं। पेन स्टॉक में ही क्या करेंगे? सर्ज टैंक लगा देते हैं। तो हम लोग मान लीजिए कि इसके नज़दीक ही कहीं पर सर्ज टैंक लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, मान लीजिए यहाँ थोड़ा जगह मिल रही है, जहाँ भी उपयुक्त जगह मिले वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सर्ज टैंक लगा देते हैं। ये ऐसे जो है हम लोग सर्ज टैंक लगा दिए। ये हो गया हमारा सर्ज टैंक। अभी इसमें भी पानी, इसमें भी पानी, ये हो गया आपका सर्ज टैंक। सर्ज टैंक हो गया, तो ये आपका सर्ज टैंक लग गया। और जहाँ पर 4 वे है बेटा, यहाँ पर हम लोग जो है हेड या शीर्ष गेट भी लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं? हाँ, यहाँ पर जो है एक शीर्ष गेट भी लगाएंगे। तो ऐसे मैंने लगा दिया, इसको लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे? हाँ, इसको शीर्ष गेट यहाँ पर लगा देंगे, या हेड गेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हेड गेट भी लगा देते हैं। और इसी के बगल में, इसी के बगल में इसमें जो है यहाँ पर एक जो है हम लोग एयर इनलेट वाल्व भी लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं? हाँ, यहाँ पर एक लगा देंगे एयर इनलेट वाल्व। एयर इनलेट वाल्व, VALV। एयर इनलेट वाल्व लगा देंगे। कुछ बातें समझ में आई? ये आपका टनल हो गया बेटा। ये क्या हो गया? टनल हो गया। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी को अगर हम कहें कि आप ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए, तो आप ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाएंगे? अब एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पानी को जो है स्टोर करने के लिए एक जलाशय या रिजर्वायर बनाएंगे, उसकी गंदगी और कूड़ा करकट न जाने पावे, इसलिए ट्रैक रेस लगाएंगे ताकि वो गंदगी अंदर जाके टरबाइन और सबको ख़राब न करे, कूड़ा करकट न जाने पावे। फिर उसका संबंध हम लोग जो है टनल के माध्यम से या ओपन कैनाल के माध्यम से, नहर के माध्यम से हम लोग 4 वे में करेंगे। 4 वे जिसे अग्रेतर खाड़ी भी बोलते हैं। तो अग्रेतर खाड़ी क्या है? यह एक तरह से बेटा नियंत्रक जलाशय का काम करता है। 4 वे क्या है? हाँ, नियंत्रक। हाँ, इसे हम लोग नियंत्रक जलाशय कहते हैं। ये नियंत्रक जलाशय का कार्य करता है, ठीक है। ये नियंत्रक जलाशय का कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, तो हमारा जो है ये इस संयंत्र के कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डालने देता है। उस सबको जो है 4 वे एडजस्ट करता है। पानी की कम मात्रा हो गई, बाढ़ आ गया, ज़्यादा मात्रा हो गई, तब भी ये जो है पानी को अपने अंदर कुछ संग्रह कर लेगा और ये जो है
इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नियंत्रक जलाशय, ठीक है ना। और भी बातें सब आप लोग पढ़ें। तो इस तरह से रिजर्वायर या मेन जलाशय से टनल या फिर जो है आप कहेंगे ओपन कैनाल के माध्यम से 4 वे में पानी आएगा, फिर 4 वे से हमारा जो है पेन स्टॉक के माध्यम से अब जल जो है यहाँ से ये जल जो है इस माध्यम से होते हुए और जो है टरबाइन तक पहुँचता है। तो आपने पेन स्टॉक के भी विषय में लिखा, 4 वे के भी विषय में भी लिखा, सर्ज टैंक के भी विषय में लिखा। तो अब गवर्नर की बात हो गई। अब हम लोग अगर पेन स्टॉक की बात करें या इधर की बात करें तो जलाशय क्या है, जो बेटा डैम हम लोग बांधे हैं पानी को रोकने के लिए, नदी के प्रवाह को रोकने के लिए। तो डैम हमारा जो है बेसिकली 2 प्रकार का, एक प्रकृति भी हमें देती है, नहीं तो हम लोग जो है मेसनरी बांध बनाते हैं, चिनाई करके, सीमेंट कंक्रीट की चिनाई करके, और ऊंची दीवार जो है 300 मीटर, 300 से ऊपर 200 मीटर, 250 मीटर, 45 मीटर, ऐसे 50 मीटर की एक मोटी हैवी दीवार खड़ी कर देते हैं नदी के पूरे चौड़ाई में, और उसके पानी के बहाव को रोक देते हैं। अब जब पानी रुकेगा तो उसे स्टोर करने के लिए हम लोग जो है जलाशय का या रिजर्वायर का प्रयोग करते हैं। रिजर्वायर क्या है, ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर लिया। जैसे इस समय बरसात चल रही है, सीजन बारिश का है, तो बारिश में पानी हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बारिश का पानी हमने स्टोर कर लिया इस तरह से। और जब जो है गर्मी के दिनों में जब पानी की कमी होगी, नदियाँ थोड़ा सूखने लगती हैं, तो ये जलाशय में स्टोर किए गए पानी का प्रयोग अब काम आएगा गर्मियों में, ठीक है। और जो वैसे देश हैं जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर क्या करेंगे, पानी यहाँ से आया और यहाँ पर टरबाइन पर अपना काम किया, टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा मिली, बदला गतिज ऊर्जा को, और फिर जो पानी यहाँ गिरेगा वो पानी जो है टेल रेस में चला जाएगा, और पुनः टेल रेस से जो है पंप द्वारा पानी, जो आप कह रहे थे कि पम्प्ड वाला प्लांट, पम्प्ड प्लांट, वो पंप द्वारा फिर जो है इसे उठाकर बेटा और पुनः जो है इसमें ले आकर डाल देंगे। तो इस तरह से बराबर यही पानी का चक्र चलता रहता है, और फिर चाहे नदी सूखी हो और चाहे भरी हो, कोई मतलब नहीं विशेष पड़ता है। तो इस टाइप के पम्प्ड वाले प्लांट को, ये भी हाई हेड वाले होते हैं, ठीक है ना, ये भी जो है पीक लोड वाले होते हैं। तो ये सब जो है विदेशों में जो है इस टाइप का चल रहा है। हमारे यहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा जो है जल को माने तमाम नदियाँ हैं जल दे रही हैं, इसलिए हम लोग जो है इसे रोकने या फिर इसे उठाकर यहाँ शिफ्ट करने का काम नहीं करते हैं। तो क्योंकि प्रॉपर जल 12 महीना लगभग मिलता ही रहता है, और बकिया जो है वो यहाँ पर हमारा जो है जलाशय या रिजर्वायर से काम चल जाता है। तो रिजर्वायर क्या है, तो आप कहेंगे कि डैम के बगल में ही बेटा एक जलाशय होता है, जिसमें हम लोग बारिश के समय में या जब नदियाँ उफान पर होती हैं या प्रचुर मात्रा में पानी वो देती हैं, तो उन्हें हम लोग जो है इस जलाशय में या रिजर्वायर में संग्रह करते हैं, और पुनः जब शुष्क मौसम में हमें जल की ज़रूरत पड़ती है तो यही रिजर्वायर हमें जल की आपूर्ति करता है। पक्का? क्योंकि प्लांट बेटा जब तक हमारा 12 महीना नहीं चलेगा तब तक सप्लाई हमें मिलेगी नहीं। जैसे ही आपका जनरेटर ये बंद हुआ, ये टरबाइन बंद हुई, सप्लाई ठप हो जाएगी। इसलिए चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे डैम द्वारा बिजली बनाई जा रही हो, चाहे एटॉमिक द्वारा, जो भी प्लांट है वो लगातार दिन रात काम करते रहते हैं। जैसे रेलवे का इंजन ही है, छोटा सा इंजन है, आप देखिए ना, लेकिन वो दिन रात चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। आप चैन पुलिंग कर देंगे तो भी वो चल रहा है, खड़ा है लेकिन चल रहा है, स्टार्ट है, तेल पी रहा है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा का व्यय कर रहा है। फिर वैसे ही वो ट्रेन से निकलेगा, अब यहाँ से मान लीजिए दिल्ली गया तो टीकेडी में चला जाएगा, तो तुगलकाबाद चला गया, सर्विस सेंटर में चला जाएगा, वहाँ भी ऐसे ही स्टार्टर जाएगा, स्टार्टर रहेगा, स्टार्टर पर सारी चेकिंग होगी, सारा कुछ उसमें जितना भी फ्यूल वगैरह, लुब्रिकेंट वगैरह, ग्रीस, नट, बोल्ट,
सारे उसके जो भी चेक करने हैं सब अपने अपने लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद तो सर्टिफिकेट देंगे कि ओके है, फिर वो आएगा दोबारा वहाँ से निकल कर और फिर ट्रेन में जुड़ जाएगा, फिर यात्रा शुरू कर देंगे। तो इस तरह से जब वो ख़राब होगा तब बंद होगा, वर्किंग कंडीशन में वो बंद नहीं होगा। सर्विसिंग भी जो इस तरह से रनिंग वाली सर्विसिंग होती है वो भी ऐसे ही होती है, रनिंग पोजीशन में ही सब चेकिंग होती है। और हम और आप भी भले गाड़ी 1 घंटा डिटेन हो गई, 5 घंटा विलम्ब हो गई, यहीं खड़ी रहेगी बगल में, लेकिन वो इंजन चालू रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये प्लांट जो हमेशा चालू रहेंगे। घर पर भी हम लोग जनरली देखते हैं कि आप अपना जैसे डीजल इंजन बंद करेंगे वैसे घर की सप्लाई ठप हो जाएगी। जब तक चलता रहेगा तब तक वैद्युत ऊर्जा मिलती रहेगी। तो ये सब प्लांट बेटा हमेशा जो है 12 महीना काम करने हैं, इसलिए 12 महीना के लिए आपको पानी स्टोर करना है। जैसे गेहूँ खाने के लिए पैदा तो साल में एक ही बार होता है ना, ऐसे ही बरसात साल में इंडिया में एक ही बार होती है। तो उस पानी को अब 12 महीना के लिए स्टोर करना है, जलाशय का निर्माण करवाना है। अब वहाँ से पानी कैनाल या फिर बेटा हाँ सुरंग, टनल जिसे बोलेंगे, उसके माध्यम से पानी 4 वे में आया। फिर 4 वे से यहाँ पर शीर्ष गेट भी लगा देते हैं। शीर्ष गेट इसलिए लगा देते हैं कि ज़रूरत पड़ी इधर रिपेयर करने का तो हम लोग यहीं शीर्ष गेट बंद कर देंगे और पानी का इधर जाना बंद हो जाएगा, तो इधर हम रिपेयरिंग का काम करते रहेंगे। ठीक है। अब ये जो आपका पेन स्टॉक है, इसके बाद पेन स्टॉक जुड़ जाएगा और ये टरबाइन को पानी देना शुरू करेगा। तो पेन स्टॉक क्या है, तो आपने कहा कि बड़े प्लांटों में ये जो है जहाँ पर हाई हेड है बेटा या पीक लोड वाले हैं, उनमें ये पाइप जो दिख रही है या नाली जो दिख रही है जिसके माध्यम से पानी जो है यहाँ से चलकर टरबाइन तक आएगा, उसे हम लोग पेन स्टॉक कहते हैं। और ये पेन स्टॉक जो है ये स्टील पाइप होती है। क्या होता है? स्टील पाइप होती है। और प्लस जो है ये जो है सीमेंट और कंक्रीट से प्रबलित होती है। ये किससे प्रबलित होती है? सीमेंट कंक्रीट से इसे प्रबलित कर देते हैं। आरसीसी इसके चारों तरफ जो है मजबूती के लिए लगा देते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो ये प्रबलित होगी। अब हाई प्रेशर भी होगा तो फटेगी नहीं, चारों तरफ से मसाला से इसे एकदम पैक कर देते हैं, आरसीसी छोप देते हैं ताकि पानी का प्रेशर अगर अंदर बढ़े तो फटने ना पाए। उसके बाद भी इन पाइपों को जाड़े में ये पानी जमने न पावे, बर्फ़ बन जाएगा तो भी पानी नहीं जाएगा या स्लो हो जाएगा स्पीड। तो इसके ऊपर हम लोग जो है इंसुलेशन टाइप का कवर से ढक देंगे ताकि बर्फ़ अंदर जमने न पावे। क्योंकि जब बहुत जाड़ा पड़ती है तो आप देखते होंगे पहाड़ों पर पाइप हम लोग यूज करते हैं बेटा, टोंटी का पानी घर में, और यूज किए तब तक तो वो पानी था और बंद करके सोए रात में, फिर बर्फबारी होने लगती है। जैसे यहाँ पानी की बरसात होती है वैसे वहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ की बरसात होती है। तो इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि वही पानी जो आपके पाइप में जमा है वो पानी बर्फ़ में बदल जाता है। और पानी का एक जो है ये गुण है कि जब वो बर्फ़ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ता है। सभी चीज़ें जब बेटा जमती हैं तो वो सिकुड़ती हैं, उनका आयतन घटता है। लेकिन बर्फ़ अपवाद है, वो जब जमता है तो सिकुड़ता नहीं है बल्कि उसका आयतन बढ़ जाता है। आप गिलास में ही खुद देखिए, गिलास में या कटोरी में जब तक वो पानी है तब तक वो गिरेगा, हिलेगा, डुलेगा, जो भी आप करेंगे बड़े आराम से सब होगा। लेकिन वहीं कटोरी या वहीं गिलास आप फ्रीज़र में रख दीजिए, वहीं पानी जम जाएगा, उसका आयतन इतना बढ़ जाएगा कि ऊपर वाली सतह, अभी पानी था तो एकदम प्लेन था, अब ऊपर वाली सतह थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, उभार युक्त बन जाएगी, क्योंकि आयतन बढ़ गया। और प्लस उसकी दीवारों में इतना टाइट हो जाएगा कि अब आप बर्फ़ को निकालेंगे गिलास से तो निकलेगा नहीं।
तो बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है जमने पर उसी पानी का, जो कि अभी पाइप में है तो फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात में वही पानी जब बर्फ़ में बदलता है आयतन बढ़ता है और इतना बढ़ता है कि वो पाइप को, लोहे की पाइप को जो है, टाटा वाली जो पाइप है उसको फाड़ देता है। तो वैसे जब इसमें भी बर्फ़ जमेगा तो ये पाइप फट जाएगी। पाइप फटने न पावे, अथवा वाटर हैमर हो तो ये पाइप फटने न पावे, इसलिए जो है इसे आरसीसी से प्रबलित कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ तक बातें होंगे बेटा। तो ये जो है पेन स्टॉक जो है एक पाइप है या फिर नाली है जो कि स्टील पाइप की है बेटा, हाई हेड या प्लांटों में या शीर्ष वाले प्लांटों में, और बकिया जो बेटा लो हेड प्लांट हैं, उनमें जो है हम लोग जो है सीमेंट कंक्रीट की बनाते हैं। किसकी बनाते हैं? हाँ, आरसीसी की बनाते हैं, सीमेंट कंक्रीट की बेटा, सीमेंट कंक्रीट। इसे कहेंगे प्रबलित। क्या कहेंगे? प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी का मतलब हो गया, आर का मतलब हो गया रेनफोर्स्ड, REIN, रेनफोर्स्ड, रेनफोर्स्ड हो गया। सी से सीमेंट हो गया और सी से कंक्रीट हो गया। कंक्रीट यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का जो है वो मीडियम हेड वाले प्लांटों में हम लोग जो है, या फिर जो है जो बेस लोड प्लांट हैं बेटा, उनमें हम लोग जो है आरसीसी का ऐसे जो है ये पेन स्टॉक बनाएंगे। पेन स्टॉक किसका बनाएंगे? हाँ, और जो उच्च शीर्ष पर काम करने वाले हैं, हाई हेड पर काम करने वाले हैं, उनका हम लोग जो है पेन स्टॉक स्टील या इस्पात का बनाते हैं और उसे भी फिर बाहर से जो है हाँ प्रबलित करें। ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारा सर्ज टैंक का काम क्या है? तो सर्ज टैंक बेटा आप देखिए ध्यान से, सर्ज टैंक हमारा क्या करता है? ट्रैक रेस का काम तो मालूम हो गया, कूड़ा करकट साफ करना है, गंदगी न जाने पावे, इसका काम मालूम हो गया। 4 वे का भी काम मालूम हो गया। अब हम लोग जो है एयर इनलेट वाल्व देखेंगे और शीर्ष गेट का काम मालूम हो गया। अब जब बेटा इस टरबाइन पर लोड कम होगा, टरबाइन पर लोड कम होगा तो टरबाइन की गति भागेगी, टरबाइन की गति बढ़ेगी। यदि बढ़ गई तो क्या है? F बराबर PN/120 हर्ट्ज होता है। ये n बढ़ते ही क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो सब गड़बड़ होने लगेगा। इसलिए हमें जो है इसकी गति को नियंत्रित करना। तो गति को नियंत्रित करेगा गवर्नर। अब ये गवर्नर क्या करेगा? जैसे ही अल्टरनेटर पर लोड कम होगा तैसे ही गवर्नर क्या करेगा? इसकी स्पीड भागना शुरू करेगी और गवर्नर जो है इसमें जाने वाले पानी की मात्रा को कम करने के लिए गेट को बंद करेगा। तो यहाँ पर लगा हुआ गेट जो है बेटा, जो भी गेट यहाँ पर लगाए हैं, उस गेट को अगर वो बंद किया या हल्का बंद किया तो पानी का मात्रा कम हो जाएगी और स्पीड जो है टरबाइन की धीमी पड़ जाएगी। ठीक है ना? तो स्पीड धीमी पड़ जाएगी। अब क्या होगा कि जैसे ही गेट बंद करेंगे, पानी देखिए सरसर सरसर आ रहा, क्योंकि पेन स्टॉक का दूसरा सिरा काफ़ी जो है डाउन रखा जाता है, तो ये काफ़ी नीचे है। तो ये जो है अब क्या होगा कि पानी जैसे ही यहाँ पर अब उसको जाने को नहीं मिलेगा, तैसे ही प्रेशर मारेगा, हैमरिंग करेगा, ठोकर मारेगा, जैसे हैमर चोट मारता है वैसे ही गेट पर हैमरिंग मारेगा। और जब हैमर वाटर हैमर होगा तो अंदर का, अब चूँकि इधर जाने को मिल नहीं रहा, इसलिए अंदर का जो है पेन स्टॉक के अंदर का प्रेशर जो है मैक्सिमम पहुंच जाता है, उच्चतम पहुंच जाता है।
और ऐसे समय में अगर इस दाब को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये पेन स्टॉक यानी ये पाइप फट सकती है। इसलिए पेन स्टॉक को मजबूत और सुरक्षित रखने के लिए हम लोग साथ में सर्ज टैंक लगा देते हैं। अब जब पानी का प्रेशर यहाँ पर गेट बंद होते ही पानी का प्रेशर जो है इधर की ओर बढ़ेगा, ठीक है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए अब पानी जो है इस रास्ते से चढ़कर और इसमें जो है भरने लगेगा, स्टोर होने लगेगा, ठीक है। यानी वाटर हैमर के दाब को बेटा, या वाटर का दाब जो है, जल दाब जो है, उसको ये जो है सर्ज टैंक अब नियंत्रित करेगा। पानी इसमें ऊपर चढ़ने लगेगा, प्रेशर इसका बढ़ने नहीं देगा, और इस तरह से जब इसको जितना पानी की ज़रूरत है उतना जब पानी इस रास्ते से जाने लगेगा तब जो है इसमें पानी का चढ़ना बंद हो जाएगा, वाटर लेवल तब चढ़ने वाला रुक जाएगा। अब उसके बाद फिर आपके अल्टरनेटर पर लोड बढ़ गया, अल्टरनेटर पर क्या हुआ, लोड बढ़ गया, तो लोड बढ़ेगा तो अब टरबाइन की गति धीमी पड़ने लगेगी। तो जब टरबाइन की गति धीमी पड़ने लगेगी तो इसे जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमारा जो है यही गवर्नर इस गेट को खोलेगा, पूरा खोल देगा कि भाई जितना इसको पानी चाहिए उतना जाए। तो जैसे ही पानी इसको बेटा गेट खोलेगा तो पानी का बेग बहुत तेज़ी से अब भागेगा। तो पानी का बेग जब बहुत तेज़ी से भागेगा तो यहाँ ये सर्ज टैंक जो है वो जो पानी स्टोर किया है उसे वापस जो है इधर जाने देगा, और तब तक जाने देगा जब तक कि इसको जितने पानी की ज़रूरत है उतना पानी जो है 4 वे से होता हुआ इधर नहीं जाने लगता, तब तक वो पानी को देता रहेगा, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ से पानी की सप्लाई जितना हमारे टरबाइन को चाहिए वो कंटिन्यूअस में आ जाएगा, मिलने लगेगा, तैसे अब इस पर जो है अब इसके स्तर का गिरना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो बातें हैं, जब पानी का प्रेशर बहुत बढ़ा तो उसे हम लोग जैसे ही इसने गवर्नर ने यहाँ का गेट बंद करके और पानी की मात्रा को कम किया टरबाइन की स्पीड को डाउन करने के लिए, तैसे ही इसमें पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि हमारा पेन स्टॉक फटने का डर रहता है। उस समय सर्ज टैंक क्या करता है, अपने अंदर पानी को स्टोर करता है और प्रेशर बढ़ने नहीं देता, या वाटर हैमर को नियंत्रित कर लेता है, वाटर हैमरिंग को। और जिस समय इसकी स्पीड बढ़ानी होती है हमारा गवर्नर यहाँ का गेट खोलेगा, तो जैसे गेट खोलेगा पानी की स्पीड बहुत तेज़ भागेगी, तो जब स्पीड बहुत तेज़ भागेगी तो यहाँ पर जो है क्या होगा, इसके अंदर जो है आंशिक निर्वात होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या होगा, आंशिक वैक्यूम होने लगेगा, निर्वात होने लगेगा। उस आंशिक निर्वात के कारण हमारी ये पेन स्टॉक सिकुड़ सकता है, कोलैप्स हो सकता है। आप देखिए ना, प्लास्टिक के बोतल में बेटा अगर हवा भरी हुई है तो फुली रहती है, लेकिन अगर आपने पकड़ के ऐसे पकड़ा और उससे लिक्विड बाहर निकाला और फिर वैसे ही पकड़े अगर ढक्कन बंद कर दिया तो वैसे ही सिकुड़े रहेगा, आप कितनों फुलाएंगे नहीं फूलेगा। लेकिन जैसे ये ऊपर से ढक्कन थोड़ा सा भी ढीला कर देंगे, एयर चली जाए, फड़ाक से फूल जाता है। तो वो स्थिति जब आंशिक निर्वात आएगा तो अंदर का जैसे जो सामान्य प्रेशर है उससे जब प्रेशर कम होगा तो कोई भी चीज़ सिकुड़ जाएगी, तो ये जो है सिकुड़ जाएगी। यही बातें आपको लिखाई गई हैं कि इस तरह से बाहरी सतह और आंतरिक सतह दोनों जो है द्रव के दाब के कारण, वाटर हैमर के कारण, और प्लस जब इसमें आंशिक वैक्यूम क्रिएट होता है तो दोनों दशाओं में पेन स्टॉक की अंदरूनी सतह और बाहरी सतह प्रभावित होती है। उसी से बचाने के लिए ये सर्ज टैंक लगाया जाता है। और यहाँ पर जो है एयर इनलेट वाल्व लगाया जाता है। अब क्या होगा कि जैसे निर्वात जैसी स्थिति क्रिएट होगी तैसे इनलेट वाल्व से हवा इसमें घुस जाएगी और उस निर्वात वाली समस्या को
ख़त्म करेगी तो जो ये हमारी स्टील की पाइप बेटा सिकुड़ने वाली थी उसे सिकुड़ने से वो रोक देगी, कोलैप्स होने से रोकेगी। तो इस तरह से आपका जो है ये सर्ज टैंक काम करता है और एयर इनलेट वाल्व काम करता है। पक्का हो गया? तो ये सारी बातें एक एक करके धीरे धीरे आपको समझा दिया गया और अब आपको सबकी स्थिति भी मालूम हो गई। अब मैं कहूँ कि भाई ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए, तो आप ब्लॉक का मतलब ये है बेटा कि एक आयत बनाया, जैसे ऐसे आयत बनाया, तो इसमें पहले क्या लिख लिया? जलाशय लिख लिया। फिर बेटा जलाशय इधर क्या है? तो यहाँ से इसके बगल में आपका डैम हो गया, बांध हो गया, ये डैम हो गया, ये हो गया आपका जलाशय या रिजर्वायर। फिर यहाँ से बेटा आगे क्या हो गया? हाँ, तो ये 4 वे हो गया, तो आप कहेंगे 4 वे हो गया, बे 4 वे बेटा आपका जो है गया टनल के माध्यम से पानी है, और फिर 4 वे से चला गया पेन स्टॉक में, तो ये हो गया आपका पेन स्टॉक। पेन स्टॉक से चला गया वाटर टरबाइन में। कहाँ चला गया? वाटर टरबाइन में चला गया। वाटर टरबाइन से फिर जो है बेटा वाटर टरबाइन से जो पानी निकलेगा वो टेल रेस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? टेल रेस में चला जाएगा। तो ये टेल रेस बना हुआ है। फिर यहाँ टरबाइन जो है अब अल्टरनेटर को न जाएगी, अल्टरनेटर से जो वैद्युत ऊर्जा का जनन होगा फैराडे के, वो आपके कंट्रोल पैनल पर चला जाएगा। वहाँ से जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में चला जाएगा, क्योंकि पारेषण हम जो है हाई वोल्टेज पर करेंगे, लो वोल्टेज पर करेंगे तो धारा अधिक बहेगी, I²R से जो है लॉसेस बढ़ जाएंगे, लाइन लॉस। अब टांडा से आप भेज रहे हैं फैजाबाद, तो इतने दूर जो लंबा तार लग रहा है उस तार का प्रतिरोध है, उसमें धारा अगर अधिक आ रही है तो I²R से जो है वो जो है लॉसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर P बराबर VI cos phi होता है। तो अगर इधर से पावर बेटा मान लीजिए कि आप 100 वाट ही भेज रहे हैं, कितना भेज रहे हैं? 100 वाट का मतलब हो गया 100 जूल प्रति सेकेंड भेज रहे हैं। तो अगर देखें ना वोल्टेज का मान 100 रखेंगे तो गुणे धारा I का मान 1 हो जाएगा, और पावर फैक्टर cos phi का मैक्सिमम मान लीजिए 1 है, तो बराबर 100 वाट हो गया। देखिए ना 100 वाट आपने भेजा, तो ऐसे 100 वाट आपके जो है अयोध्या में आ जाएगा टांडा से। लेकिन अगर इसी वोल्टेज को कोई जो है 200 वोल्ट कर दे तो धारा का मान देखिए 1/2 एम्पियर हो जाएगा, और फिर 100 वाट आपको मिल जाएगा। ऐसे ही बेटा अगर इसे 1000 वोल्ट कर दें तो धारा का मान जो है अब कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। 0.1 एम्पियर की अब धारा उसी तार में बहने लगेगी, और गुणे पावर फैक्टर 1, तब भी आपको 100 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते हैं उसी तार में बहने वाली धारा का मान कम हो जाता है। अब देखिए 0.1 एम्पियर की धारा बह रही है। अब इसी को 10,000 कर दें, इसी को क्या कर दें? 10,000 कर दें तो धारा का मान हो जाएगा 0.01 एम्पियर। अब ऊष्मा तार में जो है I²R से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी या जो लॉस होता है बेटा वो होता है I²R से। तो अब I का मान हो गया 0.01 का वर्ग गुणे R। R मान लीजिए कि 100 ओम है, कुछ भी मान लीजिए 10 ओम है, तो यहाँ 10 से या 100 से गुणा करेंगे, या 10 ओम है या 100 ओम है तो 100 ओम से गुणा कर देंगे। तो अब कितना हो गया? इसका वर्ग करेंगे तो देखिए 0.001 गुणे 100 हो गया, बराबर हो गया कितना हो गया? 0.01 वाट। तो बहुत कम लॉस हो रहा है।
तो इस तरह से लाइन लॉस, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाँ इसी को लाइन लॉस कहते हैं बेटा। तो इस तरह से बिना जो है चालक के, बिना तार के, बिना कंडक्टर के हमारी वैद्युत ऊर्जा एक शहर से दूसरे शहर को नहीं जाएगी, पारेषित नहीं हो पाएगी, ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। तो अगर ट्रांसमिट करना है तो ऐसे हम लोग हाई वोल्टेज पर जो है ट्रांसमिट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो है 11 kV को यानी 11,000 वोल्ट को स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर हम लोग इसे 33,000, फिर 66,000, फिर लास्ट में 220 kV पर कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे जो है ट्रांसमिट करेंगे, दूसरे शहरों को भेजेंगे बेटा। तो V का मान जितना हाई करते जाएंगे, तार में बहने वाली धारा का मान उसी अनुपात में कम होता जाएगा और फिर I²R से जो है लाइन लॉस बहुत कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैद्युत ऊर्जा एक शहर से दूसरे शहर को पहुंच जाएगी और जब वहां पहुंच जाएगी तो वहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के पुनः हम लोग जो उसका वोल्टेज कम करके लोगों को सप्लाई देना शुरू कर देंगे। तो ये व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो आप लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के विषय में देखा, इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताइए। एक एक पॉइंट करके आपको बता भी दिया गया और लिखवा भी दिया गया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।